ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। दक्षिणी गजा की रफाह पर हमले की तैयारी। इसराइल ने 1 लाख लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा। Now, unfortunately, we're very much afraid as families of hostages about what's going to happen. We're very much afraid. क्या अब भी हैं युद्ध विराम की उम्मीदें? अल जजीरा टीवी नेटवर्क के ऑफिस में इस्राएली पुलिस ने की छापेमारी, लगाई चैनल पर पाबंदी। This decision is very dangerous one. Israel cannot claim all the time that it's democracy. चुनावी हलचल में चर्चा कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान की और पुंछ हमले के बाद राजनीतिक बयानबाजी की। बात को तो रोड मरोड़ कर इधर उधर मत करो। मैं सरकार को कहता हूँ कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कि काफिला लुटा क्यों। स्पोर्ट्स की दुनिया में ट्रेंडिंग क्या है बताएंगे, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। फ्रांस और चीन के राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने पेरिस में यूक्रेन और व्यापार पर बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शी जिनपिंग से कहा कि यूक्रेन और मध्य पूर्व में संकट पर यूरोपीय संघ का चीन के साथ समन्वय महत्वपूर्ण है। Nous souhaitons partager avec vous en toute amitié et confiance ce matin à la fois nos... इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं, यूरोप का भविष्य चीन के साथ संतुलित संबंध विकसित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर है। मेरा सुझाव है कि हम पहले यूरोप चाइनीज संबंधों पर ध्यान दें। ये हमें वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा, यानी बाजार, निवेश, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और विकास पर चर्चा। दूसरी बात, हम 2 बातों पर चर्चा जरूर करेंगे, यूक्रेन और मध्य पूर्व। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूरोपीय संघ से चीन के साथ साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। शी जिनपिंग कह रहे हैं, दुनिया के कई हिस्से आज अशांति का सामना कर रहे हैं। दुनिया की 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में चीन और यूरोपीय संघ को भागीदारी बनी रहना चाहिए। बातचीत, सहयोग, रणनीतिक संचार और आपसी विश्वास को बढ़ाना होगा। रणनीतिक सहमति और रणनीतिक समन्वय करें ताकि चीन यूरोपीय संघ संबंध आगे बढ़े और विश्व में शांति हो। वहीं रूस ने यूक्रेन के पास के युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है। यूक्रेन ने कहा है कि ये अभ्यास रूस द्वारा किए जा रहे परमाणु ब्लैकमेल का हिस्सा है। इसराइल ने दावा किया है कि केरेमल शेलोम चौकी पर हुए रॉकेट हमले में 3 इस्राएली जवानों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इसराइल ने आरोप लगाया है कि रॉकेट हमास की ओर से छोड़े गए थे। इस घटना के बाद इसराइल ने केरेम शेलोम चौकी को बंद कर दिया है। ये चौकी उन चंद रास्तों में से एक है जिसके जरिए गजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने कब्जे वाले गोलान हाइट्स के इसराइली बेस पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये लेबनान के बेका क्षेत्र में इसराइली हमलों के जवाब में किए गए हमले हैं, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर थी। म्यांमार के एक विद्रोही समूह का कहना है कि उसने देश के उत्तरी इलाके में एक शहर पर कब्जा कर लिया है। कीचिंग इंडिपेंडेंस आर्मी के एक प्रवक्ता कर्नल नावबू ने दावा किया है कि काचिन प्रांत का सोमप्राबोम शहर अब उनके कब्जे में है। हालांकि उनके इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। ब्राजील के दक्षिणी इलाके में बाढ़ की वजह से 55 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 74 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है। शनिवार को आए तूफान के बाद 25,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम ने रांची में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों रुपए कैश बरामद किए जाने की चर्चा है। नोटों की गड्डियों के ढेर का एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। पॉडकास्ट की शुरुआत आज एक बार फिर से हम गजा इसराइल युद्ध से कर रहे हैं। आज हम इससे जुड़ी 2 बड़ी खबरों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसराइली सेना ने गजा में पूर्वी रफा के अलग अलग इलाकों में रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया है। इसराइल दक्षिणी गजा पर सुनियोजित हमला करने जा रहा है, जिसे देखते हुए चेतावनी दी गई है। इसराइल इस निकासी प्रक्रिया को सीमित और अस्थायी बता रहा है। रफा शहर में 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने शरण ले रखी है।
इस्राएली सीमा के नज़दीक पूर्वी इलाकों में रह रहे लोगों से खान यूनिस और अल मवासी जाने के लिए कहा गया है। इस्राएली सेना का दावा है कि वहां टेंट, खाने, पानी और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस्राएल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास को हराने के लिए रफा पर हमले को जरूरी बताया है। कई मानवाधिकार संगठन इस्राएल से रफा पर हमला ना करने की अपील कर चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों ने आशंका जताई है कि अगर इस्राएल रफा पर हमला करता है तो हजारों फलस्तीनियों की जान जा सकती है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला करके गिल डिकमैन की चाची की हत्या कर दी थी और उनके 2 चचेरे भाइयों को बंधक बना लिया था। इनमें से एक की रिहाई हो चुकी है। उन्होंने बीबीसी से कहा, Now, unfortunately, we're very much afraid as families of hostages. दुर्भाग्य से हम बंधकों के परिवार वाले बहुत डरे हुए हैं कि होने क्या वाला है। डर इस बात का है कि रफा में प्रवेश करने वाले आईडीएफ ने न केवल निर्दोष लोगों, न केवल सैनिकों, बल्कि कुछ बंधकों की जान भी ये जोखिम में डाल देंगे। इस बीच काहिरा में संघर्ष विराम को लेकर चल रही वार्ता भी समाप्त हो गई है। 2 दिनों तक चली इस वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई। हमास का कहना है कि रविवार को बातचीत खत्म हो गई। अब उनका प्रतिनिधिमंडल शीर्ष नेतृत्व से बात करने के लिए काहिरा से कतर जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्ता में शामिल रहे सीआईए चीफ विलियम बर्न्स मिस्र की राजधानी से दोहा के लिए रवाना हो गए हैं। इस्राएल ने इस्राएली बंधकों की रिहाई के बदले 40 दिन तक संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया था। हमास हालांकि स्थायी संघर्ष विराम की मांग कर रहा है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और हमास के नेता इस्माइल हनिया ने गजा में युद्ध विराम और इस्राएली बंधकों की रिहाई पर काहिरा में वार्ता में अब तक सफलता न हासिल हो पाने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। एक रिकॉर्डेड बयान में नेतन्याहू ने फिर से दोहराया कि गजा में युद्ध की समाप्ति सहित हमास की मांगों को स्वीकार करना इस्राएल के लिए भीषण हार होगी। מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. איננו מוכנים לקבל מצב. इसराइल इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हम ऐसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं जिसमें हमास ब्रिगेड अपने बंकरों से बाहर आए, गजा पर फिर से नियंत्रण हासिल करे और अपने सैन्य बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करे और इस्राएली नागरिकों को धमकी देने के लिए वापस आए। ये इस्राएल के लिए एक भयानक हार होगी। ये हमास, ईरान और बुराई की पूरी धुरी के लिए एक बड़ी जीत होगी। शामिल कर रहे हैं हरेंद्र मिश्रा को। हरेंद्र, किस तरह से इस्राएल की सेना ने रफा को खाली करने के लिए कहा है? हम ये जानते हैं पर्चे गिराए गए हैं, पर्चों में लिखा क्या गया है? देखिए, पर्चों में ये लिखा गया है कि ये जो इलाका है, पूर्वी इलाका रफा का, जो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बहुत ही करीब है, यानी कि मिस्र के साथ जो गजा का बॉर्डर है उसके करीब का ये इलाका है। और इस्राइल ने कहा है कि इस इलाके में तकरीबन जो 1 लाख लोग शरण लिए हुए हैं वो उस इलाके को खाली करके खान यूनुस और अल मवासी जो इलाका है उधर चले जाए। वहां पर एक टेंट सिटी बनाया गया है और कहा यह भी गया है कि वहां पर जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी। उसका प्रबंध पहले से किया जा चुका है। और न सिर्फ पर्चे वहां पर गिराए गए हैं बल्कि इस्राएली फौज जो है वहां पर लोगों को फोन भी कर रही है। वहां पर फौज के तरफ से जो है एसएमएस भी किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर इर्द गिर्द जो बाकी जो वहां पर फौजी हैं उनके मार्फत भी जो है वहां पर लोगों को जानकारी दी जा रही है। जहां तक इसका जो असर है उसको भी लेकर के आपको बताऊं तो वहां पर कुछ लोगों से मेरी आज बात हुई और उन्होंने कहा कि वहां पर खच्चर गाड़ी, वहां पर ऊंट, खच्चर और गधे से जो चलाई जाने वाली जो गाड़ियां हैं उस पर बहुत सारे जो लोग हैं वो जरूरी चीजों को लेकर के वहां से बाहर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि जो नया जो टेंट सिटी बना है वहां पर पर्याप्त जगह नहीं है 1 लाख लोगों को रहने के लिए और ऐसे में वहां से निकलना वो ही चाहते हैं। उन लोगों में अभी भी थोड़ी एक उम्मीद बनी हुई है। उनका मानना यह है कि जिस तरह से हमास की तरफ से बयान आ रहा है कि बातचीत जो है वो पूरी तरह से अभी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी उम्मीद है। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि अब जिसे काहिरा में बातचीत चल रही थी उसका तो कोई नतीजा निकला नहीं। दोनों नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है, असफल हो गई। अब कितनी उम्मीदें बाकी हैं? और हो सकता है कि इसे एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, एक तो चेतावनी के तौर पर लोग देख रहे हैं क्योंकि इस्राएल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो फौजी कार्रवाई है
उसी के दबाव के तहत जो है हमास अभी तक जो भी लोगों को रिहा किया उस दबाव के तहत ही उसने किया, और ये दबाव जब तक नहीं बना रहेगा तब तक हमास जो है बंधकों को रिहा नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरा पक्ष जो है वो स्ट्रेटेजिक भी पक्ष है। यहाँ पर कई सारे विश्लेषक जो हैं वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि शुरू से ही जो है इस्राइल की मंशा रही है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है वो उस पर किसी तरह का वो नियंत्रण पाए, या किसी तरह से वहां पर कुछ इस तरह का प्रबंध बने कि वो हमास के जो है नियंत्रण में वो इलाका ना रहे, क्योंकि वहां पर जितनी तस्करी हुई है, वहां पर जितना हथियार जो अंदर गया है वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर के तहत जो है वो गजा में प्रवेश किया है। और इस्राइल शुरू से जो है, जो इस्राइली फौज है उसकी ये कोशिश रही है कि ये जो कॉरिडोर है, कम से कम ये जो बरामदा है, उसको किसी ना किसी तरह से हमास या वहां पर बाकी जो इस तरह के चरमपंथी संगठन है उनके नियंत्रण से बाहर निकालना है। जी शुक्रिया। मैं वापस लौटूंगा इस पॉडकास्ट में आपके पास। इस बीच जो दूसरी बड़ी जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं वो है इस्राइल की कैबिनेट ने, जैसा कि हम जानते हैं, देश में अल जजीरा टेलीविज़न नेटवर्क के संचालन को इस आधार पर बंद करने का फैसला किया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसके बाद यरूशलेम में अल जजीरा टीवी नेटवर्क के एम्बेसडर होटल में जो उनका ऑफिस है उसमें इस्राइली पुलिस ने छापेमारी की है। इसराइल के संचार मंत्री ने कहा है कि छापेमारी के दौरान ब्रॉडकास्ट उपकरण जब्त किए गए हैं। संचार मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसी की आवाज़ आप सुन रहे थे। और इसमें पुलिस के जो अधिकारी हैं वो टीवी नेटवर्क के ऑफिस में दाखिल होते हुए दिख रहे हैं। कल इस्राइल सरकार की कैबिनेट ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए अल जजीरा टीवी नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट के फैसले से पहले इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा अल जजीरा इस्राएल की सुरक्षा हितों के खिलाफ काम कर रहा था। לאחר דיון בקבינט המדיני-ביטחוני ובהמשך להנחייתי, नेतन्याहू कह रहे हैं कि अल जजीरा के पत्रकारों ने इसराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया और आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ उकसाया। अब हमास के मुखपत्र को हमारे देश से हटाने का वक्त आ चुका है। अल जजीरा टीवी नेटवर्क ने इस्राएली सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के दावे को झूठा और इस कदम को खतरनाक बताया है। अल जजीरा टीवी नेटवर्क की टीम कानूनी जवाब भी तैयार कर रही है। कतर स्थित प्रसारक ने प्रतिबंध को गजा में युद्ध की सच्चाई को छिपाने के उद्देश्य से एक आपराधिक कार्रवाई बताया। अल जजीरा के पत्रकार गजा के भीतर से युद्ध को कवर करने वाले एकमात्र पत्रकारों में से हैं। इस्राएल लंबे समय से नेटवर्क पर उसके प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाता रहा है। अल जजीरा के ब्यूरो प्रमुख वालिद ओमारी ने कहा, This decision is very dangerous one. Israel cannot claim all the time. अल जजीरा के ब्यूरो प्रमुख कह रहे हैं कि ये निर्णय बहुत खतरनाक है। इसराइल हमेशा अपने लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। वो पत्रकारों को अपना काम करने से रोक रहे हैं। लोगों को सारी तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाना, सच्चाई बताना पत्रकारों का पेशेवर काम है। ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये इसराइल में चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा है और पत्रकारों, खासकर अल जजीरा के पत्रकारों पर एक तरह के हमले की शुरुआत है। इसराइल की सरकार के इस कदम की मानवाधिकार संस्थाओं और कई प्रेस समूहों ने आलोचना की है। एसोसिएशन फॉर द सिविल राइट्स इन इसराइल ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैन हटाने को लेकर याचिका डालेंगे। फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने इस्राएली सरकार से बैन को प्रेस की आज़ादी के लिए खतरा बताया है और इस्राएली सरकार से फैसले को पलटने की अपील की है। अल जजीरा के प्रबंध संपादक मोहम्मद मुआवाद ने कहा, Al Jazeera urges all media freedom, human rights and other concerns. अल जजीरा सभी स्वतंत्र मीडिया, मानवाधिकार और अन्य संबंधित संगठनों से आग्रह करता है कि वो इसराइल द्वारा पत्रकारों और प्रेस पर लगातार किए जा रहे हमलों की निंदा करे और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए। इसराइल की सरकार को बताना है कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। हमारा मानना है कि ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है। ये अल जजीरा को रोकने की कोशिश करने का एक तरीका है। वो इसराइल के भीतर से हमारे कवरेज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हरेंद्र वापस आ गया आपके पास। अल जजीरा पर रोक लगाना, उसके प्रसारण को रोक देना, क्यों इसराइल ऐसा कर रहा है? और उसका कहना है कि ये तो हमास का मुखपत्र है, क्यों कह रहा है?
देखें, इसराइल की तरफ से लगातार कई सारी जो है उनके रिपोर्टिंग में विसंगतियां जो हैं वो लगातार उजागर करते रहे हैं। इसराइली कई सारी एजेंसियां उसको उजागर करती रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अप्रैल में जो कानून पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी मीडिया हाउस जो है वो कोई ऐसा प्रसारण करता है जिससे कि राष्ट्र का अहित हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह से क्षति पहुंचे, उसको नुकसान हो, तो फिर सरकार ऐसा कानून ला सकती है, उस पर बैन लगा सकती है। और तभी से यह माना जा रहा है कि जहां तक अल जजीरा का सवाल है खास करके, तब से यह माना जा रहा है कि ये कानून उसी को नजर में रखते हुए है जो बनाया गया था और लगभग ये तय था कि उस पर बैन लगेगा। सिर्फ समय जो है वो निर्धारित होना था। और अब जबकि कतर की भूमिका जो है मध्यस्थकार के तौर पर जो है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और कतर जो है उसकी छवि भी जो है धूमिल हुई है और इसराइल के साथ उसकी तनातनी है। तो पहले से ही अल जजीरा के साथ वो तनातनी बनी हुई थी, अब कतर के साथ भी हो गया। तो जो है लगभग तय था कि ये फैसला आने वाला है और इसराइल हमेशा ही कहता रहा है कि ये हमास का मुखपत्र है अल जजीरा। और लेकिन बावजूद आपको एक बात और बताते हैं कि यहाँ पर जो अरब आबादी है उसमें वो बहुत ही लोकप्रिय है। इसराइल में भी, न सिर्फ अरब दुनिया में बल्कि इसराइल के अरबों में भी ये बहुत लोकप्रिय है। और अब ये माना जा रहा है कि जानकारी का एक अहम जो स्रोत है उससे लोग वंचित रह जाएंगे। और इसका मतलब इस प्रतिबंध का असर क्या देखने को मिल रहा है, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो चारों तरफ से जो है इसकी आलोचना हो रही है। सभी जो है यहाँ पर फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने भी इसकी आलोचना की है और कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। लेकिन आपको ये बताएं कि इसराइल भी जो मीडिया है उसके तरफ से भी जो है निंदा की गई है इस फैसले की। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि मीडिया जो है, वैसे भी आप देखें तो एक तरह से इसराइल में मीडिया जो है काफी हद तक स्वतंत्र है, सरकार को वो लगातार घेरने का ही काम करता रहा है। और अगर आप गौर करें, इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू जो है वो हमेशा हमलावर रहे हैं मीडिया पर, इसराइल की मीडिया पर। और अब इसराइली मीडिया का ये मानना है कि ये कानून बनने के बाद अभी अल जजीरा पर जो है वो गाज गिरा है, कल को ये हो सकता है कि इसराइली मीडिया भी अगर इसी तरह से सरकार की निंदा करती रहे तो उसके ऊपर भी इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र, सीधे शामिल होने के लिए। तो पॉडकास्ट में हम आगे क्या सुनेंगे? हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। चर्चा होगी चुनावी हलचल में और ये आवाज अनुराग ठाकुर की किस मुद्दे पर बोल रहे हैं, आगे बताएंगे। आगे बढ़े इससे पहले सोशल मीडिया पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं ये देख लेते हैं। पहला कमेंट है मैनुद्दीन मुनेशी का, जो कह रहे हैं कि इसराइल अगर रफा पर हमला करता है तो आम लोग मारे जाएंगे। श्याम कुमार है जो कह रहे हैं कि पूरा फलस्तीन ही कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। मदन लाल है जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलना चाहिए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं जो कह रहे हैं कि गजा युद्ध जो है वो उससे बात ठीक होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। रोशन प्रसाद हैं जो मोहनलाल शर्मा को कह रहे हैं कि गुड इवनिंग। महावीर सिंह हैं जो हरेंद्र मिश्र की मेहनत की जो है तारीफ कर रहे हैं। ओम कुमार राजपुरोहित हैं जो कह रहे हैं कि मानव डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो लौटनी चाहिए। मांगे लाल लखेड़ा लिख रहे हैं कि ऐसी मीडिया किस काम का जो कि देश को गलत जानकारी देता हो। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं इसराइल संपूर्ण जीत हासिल करने के लिए गजा के दक्षिण शहर रफा में हमास के खिलाफ ज़मीनी हमले पर विचार कर रहा है। और शमशाद समस्तीपुरी कह रहे हैं कि फ़लस्तीन यदि सामरिक रूप से बहुत मजबूत होता तो इसराइल तो क्या अमेरिका भी इस युद्ध को जारी नहीं रखता। मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं कि फ्रांस रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा सकता है। बैबी सिंह गुर्जर कह रहे हैं अभी आम चुनावों की खबरों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टीम BBC, लेकिन दुनिया की खबरें कौन बताएगा। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। दूसरा चरण, बात चुनावी हलचल की।
कल यानी कि 7 मई को लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव होना है। कल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। संजीव जी, एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत आपका पॉडकास्ट में जी। तो कल जिन सीटों का हिसाब किताब होने वाला है, उनमें से किस पर नजर है आपकी? देखिए, कल मेरे ख्याल से वैसे तो 2-3 स्टेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में कल इलेक्शन है, कर्नाटक में इलेक्शन है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं। थोड़ा साउथ इंडिया में, आंध्रा में भी शायद कल इलेक्शन है, जहाँ पे मैं अभी हूँ। यूपी में तो वोट पड़ ही रहा है, महाराष्ट्र वोट है। तो कमोबेश सभी जगह कोई ना कोई सीट ऐसी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जहाँ पे चुनाव हो रहा है, जिसपे काफी लोगों की नजर है, वो पुराना शरद पवार का जो गढ़ है, बारामती में भी शायद कल वोटिंग होनी है। वहाँ पे नया पवार वर्सेस पुराना पवार या साहेब वर्सेस भतीजा, वो जो है सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार, वो इलेक्शन पे लोगों की काफी नजर है। मोर एज मच आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एज बिकॉज ऑफ जेन्युइन की जो फाइट है जमीन पे। तो कांटे का मुकाबला है और हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं इस चरण का मतदान के साथ ना। लगभग 250-300 सीट्स पे चुनाव हो चुका होगा। आंकड़ा आप सही बता पाएंगे मोहनलाल जी? बिल्कुल। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना से जो सीट है उस पर नजर रहेगी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह रायगढ़ से, और जैसा कि संजीव जी आपने बताया बारामती से सुप्रिया सुले। डिम्पल यादव पर नजर है और अधीर रंजन चौधरी पर भी नजर है। संजीव जी, आप आंध्र प्रदेश में, तो आपसे अब ये समझना होगा कि वहाँ की फिजा क्या कह रही है। देखिए, आंध्र प्रदेश की किस्सा ये है कि एक तो उड़ीसा जैसे ये भी एक ऐसा राज्य है जहाँ यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा चुनाव साइमल्टेनियस हो रहे हैं। और काफी अभी तो एक ही दिन हुआ है, आज ही थोड़ा बहुत घूमे, इतनी मैं समझ को तो क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो मोटी मोटी बात निकल के सामने आ रही है कि काफी कांटे का मुकाबला है। जगन रेड्डी एक फिर मैस्कॉट की तरह देखे जाते हैं। उन्होंने बहुत लाभार्थियों का एक कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की है, एक वॉलंटियर्स का ग्रुप तैयार किया था जो कि बिल्कुल डोर स्टेप पे डिलीवरी कर रहे थे, कैश की, नकद की। महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। तो उनकी एक वो वेलफेयर किस्म की स्कीम है और उसका सिंबलाइज करते हैं। लेकिन चूंकि 5 साल की एंटी इनकमेंसी है, थोड़ा चंद्रबाबू नायडू पुराने वेटरन हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 3 मरतबा शायद, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग चैलेंज पोज कर रहे हैं। लेकिन एक बात और जो सुनने में आई, स्थानीय स्तर पे, राज्य विधानसभा के स्तर पे, चूंकि उन्होंने बीजेपी से टाई अप किया है, तो थोड़ा जो एक करीब 800% मुस्लिम वोट है आंध्र में, वो थोड़ा सा उसकी वजह से खिसक सकता है। और जगन रेड्डी के लिए एक सिंपैथी है, लेकिन कांटे का मुकाबला है। और लोकसभा के लिए टीडीपी और बीजेपी का जो अलायंस है, उसको लोग थोड़ा आगे मान रहे हैं। अब ऐसी एक दिन की समझ है, सही गलत का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो मोटी बात निकल के आ रही है। जी संजीव जी, थोड़ा सा आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ। आज दिन भर जो टीवी चैनल पर बयान चलते रहे और जो मुद्दा उठा वो था पुंछ पर हमला। शनिवार शाम को जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले में एक भारतीय जवान की मौत हो गई थी। तो कल पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने इस हमले से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे, और जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। बीजेपी को जिताने का काम किया जाता है, लोगों को मरवाने और लोगों की लाशों पर खेलना बीजेपी को आता है। तो इसके बाद जो बीजेपी के अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने चन्नी के बयान के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रशंसन खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। तो ये संजीव जी अनुराग ठाकुर की आवाज़ थी। तो अब चैनलों पर इस पर दिन भर भारी बहस हो रही है और भारत और पाकिस्तान और हमले और पुलवामा, इन सब की चर्चा हो रही है। आज जो आपने पीएम की आपने रैली भी अटेंड की, क्या स्थानीय स्तर पर आंध्र में इस तरह के मुद्दों की कोई भनक, गूंज, कोई कुछ सुनाई दिया? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ को ना कोई हिंदुत्व का मुद्दा है। मोदी पॉपुलर है, लोग चाहते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की तरह देखना, ऐसा कई लोगों ने कहा। लेकिन मोदी से ज्यादा बड़ा फैक्टर यहाँ पे जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू और एक जो नए जो फिल्म स्टार हैं पवन कल्याण, चिरंजीवी के भाई, जिन्होंने अपनी जनसेना पार्टी बनाई,
ये तीनों ज्यादा इमीडिएट माइंड रिकॉल के संदर्भ में या बातचीत के संदर्भ में इन लोगों के ज्यादा नाम निकल के आते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे मिले कि जो चाहते हैं कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर की तरह से देखना। वो कह रहे थे, जैसे एक सज्जन अभी मिले थे थोड़ी देर पहले एक गाँव में, कि मैं लोकल लेवल पे जगन के लिए वोट दूंगा और दिल्ली के लिए मोदी को वोट दूंगा। लेकिन आज की उनकी स्पीच में कोई भारत पाकिस्तान का यहाँ पे जिक्र नहीं था। और ये जो प्रयास हो रहा है पुंछ को पुलवामा बनाने का, चाहे वो विपक्ष की तरफ से चन्नी जी ने बहुत बचकाना बयान दिया है मेरे हिसाब से, और अनुराग ठाकुर का तो इसलिए समझ में आता है कि वो तो चाहते हैं कि लोग विपक्ष के इसको तूल दें, जिससे वो इस पे फिर एक तरह से राष्ट्रवाद और भारतीय सेना और वो सब गौर और राष्ट्रीयता के मुद्दे ले आए। लेकिन मेरे ख्याल से ये किस्सा चलेगा नहीं, क्योंकि पुंछ पुलवामा न है न हो सकता है। जी, तो संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल ये वादा है कि कल आपसे फिर आपसे बात होगी और कल के जो मुद्दे होंगे उन पर हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जो है वो बिहार में चुनाव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े जुड़ गए हैं। चंदन, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हमें ये बताएं कि कल की जो चुनाव है बिहार के लिए, उस पर चल क्या रहा है वहाँ पर? देखिए, बिहार में जो कल वोटिंग होनी है 5 सीटों पर, उनमें से 3 सीट पर जेडीयू का कब्जा फिलहाल है, 1 सीट एलजेपी के खाते में है और 1 सीट बीजेपी के खाते में है। लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बार महागठबंधन जो है वो एनडीए को अच्छी चुनौती दे सकता है कई सीटों पर, और इसमें पूरी तैयारी की गई है महागठबंधन की तरफ से भी। कैंडिडेट्स के जो सिलेक्शन हुए हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती बनेगा। इनमें अगर हम बात करें तो सुपौल, अररिया, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया की सीट है। इन 5 जगहों पर मुकाबला रोचक हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो सिलेक्शन हुए हैं वो काफी ज्यादा, कहा जा रहा है, जो जानकार बताते हैं कि इस बार बेहतर रहा है। तो हमें इंतजार करना होगा। एक बात और है मोहन जी, हम बताना चाहेंगे कि जो गर्मी का असर है यहाँ पे वोटों पर वो काफी ज्यादा पड़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं। एक मसला ये है। दूसरा मसला हम एक अपैथी देख रहे हैं, उदासीनता देख रहे हैं। अभी तक 2 फेज में हमने बिहार में देखा है कि वोटर जो हैं बड़ी संख्या में निकल करके वोटिंग करने नहीं आ रहे हैं। तो ये असर भी देखना होगा कि क्या कल भी बरकरार रहता है या कुछ बदलाव आता है। ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के वोटिंग होगी और फिर ही तय हो पाएगा कि ये सीटें किनके खाते में जाएंगी। कल जब निकलिएगा चुनाव कवर करने के लिए तो गमछा या टोपी जरूर पहन लीजिएगा। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भाई गर्मी है तो गर्मी से बचने का उपाय भी देशज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन। तो आज चुनावी हलचल में इतना ही। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया के लेटेस्ट ट्रेंड्स और हाइलाइट्स सामने लाने के लिए हमारे साथ हैं आदेश कुमार गुप्त। लाइव बताएं। देखिए, जैसा कि आपने खुद चर्चा की थी कि आज ट्रेंड कर रहा है नाम बजरंग पूनिया का, क्योंकि नेशनल डोपिंग एंड एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन्हें अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया। बजरंग पूनिया ने 10 मार्च को ओलंपिक गेम्स के लिए हुए एशियन क्वालिफायर्स के नेशनल ट्रायल के दौरान नाडा को सैंपल देने से मना कर दिया था। इसके बाद नाडा को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा को बताना था कि बजरंग पूनिया ने अपना सैंपल क्यों नहीं दिया। 23 अप्रैल को नाडा ने बजरंग को नोटिस दिया और 7 मई तक जवाब देने को कहा। बजरंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। बजरंग पूनिया ने पोस्ट करके इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मैंने नाडा के अधिकारी को सैंपल देने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरा सैंपल लेने के लिए एक्सपायरी किट दी और ऐसा करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या कदम उठाए, पहले इसका जवाब दें फिर मैं जवाब दूंगा। तो अभी बजरंग पूनिया का जो पेरिस ओलंपिक खेलने का सपना है, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उधर आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से और कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हराया। आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। थोड़ी देर पहले हैदराबाद ने 4 ओवर में 32 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के। और यहाँ हम ये भी बता दें कि मुंबई की टीम के आगे ई लग चुका है, यानी कि वो एलिमिनेट हो चुकी है और अब उसके आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसके केवल 6 पॉइंट है। लेकिन कोलकाता, राजस्थान, चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद ये टीमें ऐसी हैं जो कोलकाता पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे, चेन्नई तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पर। उधर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान का दौरा भारत अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में करेगा या नहीं, इसका निर्णय सरकार करेगी और जैसा सरकार कहेगी वैसा हम करेंगे। लेकिन जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में खेलने की बात है तो 9 जून को ज़रूर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मुकाबला न्यूयॉर्क में होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। अगली मुलाकात कल, वक्त यही है 7:30 बजे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। हम विदा लें इससे पहले बताना जरूरी है, bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं पॉडकास्ट पेज पर आने के बाद। तो सुमिरन विदा ले लें। जी बिल्कुल, मुझे और मोहनलाल शर्मा को दे विदा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर आइएगा। नमस्कार।